ओके गाइस, तो मेरे फेवरेट एक्टर ली शियान का नया ड्रामा आ चुका है, मीट योरसेल्फ। तो मैं इसे ही एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अब तुम सबको ये लग रहा होगा कि मैं यूँ अचानक से सिंड्रेला शिप इस ड्रामा को एक्सप्लेन करना छोड़ के इस ड्रामा को क्यों एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो देखो, मैंने पहले ही कहा था कि मुझे चाइनीज़ हिस्टोरिकल ड्रामा में कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, और ऊपर से कहानी जिस तरह से आगे बढ़ रही है, मेरी इंटरेस्ट भी उतनी ही घटती जा रही है। और एक बात जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, वो है तुम लोगों का देखना, जो तुम देखते ही नहीं हो। ज़्यादातर मतलब व्यूज़ आते ही नहीं है, तुम देख सकते होगे। अब तुम ही बताओ कि मैं उस ड्रामा को क्यों कंटिन्यू करूं। अगर वो ड्रामा मुझे थोड़ा सा भी अच्छा लगता ना, तो मैं ज़रूर कंटिन्यू करती। मुझे व्यूज़ की भी फिक्र नहीं होती है। तुम लोग पहले भी देख चुके होंगे कि बहुत सारे ऐसे वीडियोस, मतलब ऐसे ड्रामास मैंने एक्सप्लेन किया है जिसमें बहुत कम व्यूज़ आते हैं, पर फिर भी मैंने किया क्योंकि मुझे वो अच्छा लगता था एक्सप्लेन करने में, मुझे मज़ा आता था। पर इस ड्रामा में ना तो मुझे मज़ा आता है देखने में, और मैं बहुत बोर हो जाती हूँ इसे एक्सप्लेन करने में भी। अगर बाद में मन किया तो मैं वो कंप्लीट कर दूँगी, पर फ़िलहाल तो मुझसे नहीं हो रहा है। मैं बहुत बोर हो चुकी हूँ। ओके, तो चलो बहुत हो गई फालतू की बकबक, अब कहानी के अंदर चलते हैं। कहानी के शुरू में ही फीमेल लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम था शू होंग, जो कि एक बहुत बड़े होटल की मैनेजर थी। पोस्ट के हिसाब से उसके काम का प्रेशर भी बहुत ज्यादा थी। अंदर चाहे वो कितनी भी अपसेट क्यों ना हो, पर बाहर सबके सामने उसे हमेशा स्माइली फेस दिखाना ही पड़ता था। हर रोज वो अपना काम एकदम परफेक्ट तरीके से निभाती थी। मैनेजर थी तो क्या हुआ, वक्त आने पे उसे अपने कस्टमर्स की जूते भी साफ करने पड़ते थे अच्छी सर्विसिंग के लिए। वो अपने काम में बहुत पंक्चुअल थी। उसे सोशल होना पसंद नहीं था। काम की जगह पे वो ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी। इवन घर के लोगों के साथ बात करने में भी वो इरिटेट फील करती थी, और जब बात करती थी तब वही अपना स्माइली फेस वाला मास्क पहन के बात करती थी। अगर कोई कलीग उसके साथ बैठ के खाना खाने आता भी था तो वो जितनी जल्दी हो सके अपना खाना खत्म करके उठ जाती थी। पर क्या है ना, इस पूरी दुनिया से इरिटेट होने के बाद भी उसका एक कंफर्ट जोन था, और वो थी उसकी बेस्ट फ्रेंड। उसकी बेस्ट फ्रेंड उसके दुख दर्द की मेडिसिन थी। उसके चेहरे की जेन्युइन स्माइल थी। दोनों के ऊपर ही काम का इतना ज्यादा प्रेशर था कि साल में 1 या 2 बार ही दोनों मिल पाते थे। शोहंग तो अपनी जिंदगी में इतनी ज्यादा बिजी थी कि उसके फ्रिज में खाना पड़े पड़े एक्सपायर हो जाते थे, और वो कभी चेक भी नहीं करती थी। वही एक्सपायर हुआ खाना वो कभी कभी खा भी लेती थी। उसे तो इस बारे में तब पता चलता है जब उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे बताती है। फिर तो उसकी बेस्ट फ्रेंड ही उसके लिए उसका फ्रिज साफ कर देने वाली होती है। शोहंग की बेस्ट फ्रेंड की एक ही ख्वाहिश थी, वो थी बहुत सारे पैसे कमा के अपने लिए एक घर, गाड़ी और एक बॉयफ्रेंड बनाना। उसके ऑफिस के एक लड़के ने उसे प्रपोज भी किया था, पर वो उससे 5 साल छोटा था, इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ पाई। उसे ना एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप चाहिए थी जिससे वो शादी भी कर सकती थी बाद में। पर हमारी शोहंग तो प्यार मोहब्बत से ज्यादा अपने काम को इम्पोर्टेंस देती थी। बहुत मुश्किल से उसे एक बॉयफ्रेंड मिला था, और उसके हर वक्त काम में बिजी रहने की वजह से वो भी उसके साथ ब्रेकअप कर लिया था, और शोहंग भी उसके साथ बिना आर्ग्यू किए इजीली उसे ब्रेकअप दे दी थी। देखो, अगर कोई हमें कहता है कि थोड़ा सा मसाज कर दे तो हम कितना ही दे पाते हैं, थोड़े से वक्त में ही हम बहुत इरिटेट हो जाते हैं। पर शोहंग अपने दोस्त से इतना ज़्यादा प्यार करती थी कि पूरी रात भर उसके पीठ ऐसे ऐसे कर देती है। अगले दिन शोहंग अपनी दोस्त को डॉक्टर दिखाने ले आती है। मतलब पहले से ही उसका अपॉइंटमेंट था, वो तो बस यूं ही अपना चेकअप करवाने आई थी। पर डॉक्टर कहते हैं शोहंग की दोस्त को सीरियस प्रॉब्लम थी। वो तो उसे सिटी स्कैन करवाने के लिए भी बोलते हैं। शोहंग की दोस्त तो एकदम शॉक में थी। मतलब उसने कभी सोचा ही नहीं था कि उसके साथ कुछ सीरियस होगा। वो सिटी स्कैन के लिए जाती है, और अगले ही सीन में उसकी दोस्त की मॉम डैड को आना पड़ता है। दरअसल बात थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा सीरियस थी। शोहंग की दोस्त को सर्जरी की ज़रूरत थी, और ऐसी कोई गारंटी भी नहीं थी कि इस सर्जरी के बाद वो एकदम पूरी तरह से ठीक हो जाती। शोहंग भी बहुत हेल्पलेस फील कर रही थी। बाद में शोहंग की मॉम भी इस बात से बहुत परेशान हो जाती है। उन्हें भी अपनी बेटी के लिए बहुत चिंता होने लगती है, तो वो अपनी बेटी को अच्छे से ठीक से रहने के लिए, अपना ख्याल रखने के लिए बोलती है। शोहंग वैसे ही अपने परिवार से
या किसी से भी बात करने से इरिटेट हो जाती थी, और ये पल तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल थी। तो वो और भी इरिटेट हो रही थी, तो वो फ़ोन रख देती है जल्दी से। सामने इतना सारा खाना लेके बैठी थी, बट उसके गले से खाना नहीं उतर रही थी। मैंने शुरू में ही कहा था कि शुहोंग अंदर से चाहे कितनी भी टूटी क्यों ना हो, पर उसके फेस पे हमेशा स्माइल रखना पड़ता था। इतनी परेशानियों में भी उसकी ज़िंदगी हर रोज़ की तरह ही गुजरने लगती है। टाइम मिलते ही वो अपने दोस्त से हॉस्पिटल मिलने चली आती थी, पर ऑफ टाइम में भी उसके काम से उसे छुट्टी नहीं मिलती थी। काम काम करके शुहोंग की दोस्त की आज ये हालत थी, इसीलिए वो अपनी दोस्त को इतने काम करते हुए नहीं देख पा रही थी। शुहोंग की दोस्त को इस बच्ची के साथ टाइम स्पेंड करने में अच्छा लगता था। शुहोंग के दोस्त के पास वाले बेड पे जो पेशेंट थी, अचानक से उनका तबीयत बिगड़ने लगती है, तो शुहोंग की दोस्त जल्दी से उस बच्ची को अपने सीने से लगा लेती है। वो नहीं चाहती थी कि वो बच्ची डर जाए। वैसे वो खुद भी डर रही थी और मेंटली बहुत परेशान हो रही थी। इस ट्रॉमा से बाहर निकलने के लिए वो शुहोंग से बाहर चल के खाने के लिए बोलती है। दोनों में काफी टाइम तक खट्टी मीठी बातें चलती है, पर कब तक, एक टाइम जाके तो टूटना ही था। शुहोंग बहुत स्ट्रॉन्ग थी, इसीलिए इतने टाइम तक अपने आंसुओं को कंट्रोल करके रखी थी, पर उससे और कंट्रोल नहीं होती। वो जोर जोर से रोने लगती है। शुहोंग की दोस्त जानती थी अगर वो भी रोने लगेगी तो शुहोंग को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए वो कम से कम बहुत मुश्किल से अपने आप को रोक के रखती है रोने से। शुहोंग की ज़िंदगी वैसी ही जा रही थी। फिर अचानक से एक दिन उसे एक कॉल आता है और उसे तभी छुट्टी लेके जाना पड़ता है। दरअसल जिस बात की हमें एक्सपेक्टेशन नहीं थी वही हो जाती है, जिसकी वजह से शुहोंग के चेहरे पे जेन्युइन स्माइल आती थी। वो आज शुहोंग को छोड़ के बहुत दूर चली गई थी। अगले दिन से वो फिर से काम में बिजी हो पड़ती है। कुछ दिनों से उसके दिलो और दिमाग पर इतना प्रेशर जा रहा था कि वो भी बीमार पड़ जाती है। इतना कि उसे हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ा था। उसे तो लग रहा था कि उसे भी उसके दोस्त की तरह सीरियस कुछ हो गया है, इसीलिए वो डॉक्टर से बार बार अपनी तबीयत के बारे में पूछने लगती है। पर डॉक्टर कहते हैं उसे सीरियस कुछ नहीं हुआ था, बस कुछ दिनों से वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रही थी, इसीलिए ऐसा हुआ था। थोड़े दिन आराम कर लेगी, अपना खाना ठीक से खाएगी, तो वो फिर से वापस से ठीक हो जाएगी। घर आके शुहोंग अपनी दोस्त की वॉइस मैसेज सुनती है। इन दिनों वो इतनी बिजी थी कि उसे मौका ही नहीं मिला था सुनने की। सच कहूँ तो उसकी हिम्मत नहीं हुई थी उसे ओपन करके देखने की। आज वो हिम्मत जुटा के सुनने बैठती है। उसकी दोस्त ने उससे एक फेवर मांगा था। उसने कहा था वो जब नहीं रहेगी तब उसकी मॉम डैड को वो ज़रूर हर फेस्टिवल में विश करे। बस विश ही करना है उसे, उससे ज़्यादा नहीं। उनके लिए उतना ही काफ़ी होगा। वो उससे एक और रिक्वेस्ट करती है। आज तक वो जो कुछ भी नहीं कर पाई थी, जो उसे करना था वो सब उसे करना होगा। अपनी लाइफ को खुल के जीना होगा। ज़िंदगी में पैसों की ज़रूरत तो है, पर किसके लिए? अगर वो पैसे खुद के काम ना आए तो किस लिए इतनी मेहनत करना? उसे इस मुकाम पे आके समझ में आया, एक इंसान के लिए सबसे कीमती चीज़ होती है उसका हेल्थ। अगर अपने आप को स्वस्थ नहीं रख पाओगे तो सब कुछ बेकार है। उसे अपने आप को भी वक्त देना है। उसे लाइफ में जो भी करने का मन हो वो सब कुछ अभी कर ले, बाद में उसकी तरह मौका मिले या ना मिले। नए नए दोस्त बनाए अपने लिए, सबसे बात करे, घूमे फिरे, खेले खाए, और सबसे बड़ी बात उसके जैसा कोई उसे संभालने वाला ढूंढे अपने लिए, जो उसकी जगह पूरी कर सके। अपना दिल का दरवाज़ा खोल के रखे, रिलेशन में जाए, किसी से प्यार करे, ज़िंदगी को ऐसे ही काम काम करके ना जाने दे। और हाँ, उसके लिए रो रो के अपनी तबीयत ना ख़राब करे। पर इतना सब सुनने के बाद वो भला कैसे ना रोती? उसका दिल फटा जा रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं शुहोंग का खाने का मन हो या ना हो, पर वो खूब सारा खाना खाती है। अगले दिन घर की साफ सफाई करती है। फ्रिज में जो खाना पड़े पड़े खराब हो रहे थे उसको अलग करती है। उसके बाद वो सबसे इम्पोर्टेंट काम करने बैठती है, मतलब अपना रेजिग्नेशन लेटर लिखने बैठती है। फिर वो अपनी माँ से कहती है कि उसने 3 महीने की छुट्टी ली है, तो वो अब ट्रैवल करना चाहती है। शुहोंग अगले दिन ही ट्रैवल पे निकल पड़ती है। आगे के 3 महीने वो इसी शहर रहने वाली थी। उसे जहाँ जाना था अपने गूगल मैप में देखते हुए जा रही थी।
अचानक से उसके सामने एक घोड़ा दौड़ के जाने लगता है और उस घोड़े के पीछे पीछे एक लड़का जाने लगता है, जिसके साथ धक्का लग के शुहोंग का फोन नीचे गिर के टूट जाती है। मतलब स्क्रीन प्ले टूट गई थी, जिस वजह से उसका फोन ऑन नहीं हो रहा था। फिर तो उसे इस बच्चे से एड्रेस पूछना पड़ता है। फाइनली वो इस कॉटेज में चली आती है जहाँ पे वो अगले 3 महीने रहने वाली थी। सबसे पहले उसे ये लड़की देखने को मिलती है। वो उसे हाय कहती है, पर क्योंकि वो शुहोंग को जानती नहीं थी इसलिए इग्नोर करके अंदर चली जाती है। फिर उसे दूसरा सदस्य देखने को मिलता है जो थे माँ शिओशान। ये हर वक्त मेडिटेशन में ही रहते थे, इसलिए शुहोंग जब उनसे कुछ पूछती है तो वो उसके बातों का कोई भी जवाब नहीं देते। वो बस अपने मेडिटेशन में ही खोए रहते हैं। थोड़ी देर बाद इस कॉटेज की मैनेजर आती है जिसका नाम था शाओ चुन। वो पहले शुहोंग को अपना कमरा दिखा देती है, उसके बाद इस कॉटेज की चारों तरफ थोड़ा सा घुमा के दिखाने लगती है।